बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक अनदर डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं और ये डिसऑर्डर है अल्पर्स सिंड्रोम। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं इस डिसऑर्डर के बारे में। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है अल्पर्स सिंड्रोम। ये डिजीज़ नहीं होता, ये सिंड्रोम होता है। सिंड्रोम एक ऐसे कंडीशन को कहा जाता है जिसमें अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो अल्पर्स सिंड्रोम जो है ये क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ का कोलेक्टिवली नाम है। इस सिंड्रोम के लिए दूसरा नेम भी यूज़ किया जाता है और वो है अल्पर हुटेन लॉकर सिंड्रोम, आल्सो कॉल्ड अल्पर हुटेन लॉकर सिंड्रोम। तो ये हो गए इसके नेम। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पढ़ते हैं इसका डिफिनीशन कि इस सिंड्रोम में क्या होता है। तो इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है, इट इज़ अ रेयर या बहुत कम पाया जाने वाला डिसऑर्डर है जो कि यूजुअली बच्चों को काज होती है, चिल्ड्रंस को ये काज होती है। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये जीनियाती ख़राबी है या जीनियाती बीमारी है दैट अफेक्ट, जो कि ख़राब कर देती है पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे हाई एनर्जी टिशू। इसमें वो टिशू अफेक्ट हो जाते हैं जो जिनको हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कौन से टिशू हैं, लाइक ब्रेन, जैसा कि ब्रेन हो गया, मसल हो गए और इसके अलावा लीवर। ये तीनों ऐसे टिश्यूज़ हैं, ब्रेन, मसल और लीवर, जिनके सेलों को क्या हाई एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सारा दिन बिज़ी रहते हैं। न्यूरॉन क्या करते हैं, मैसेजेस कंडक्ट करने में बिज़ी होते हैं। मसल सेल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बिज़ी होते हैं, इनकी वजह से मूवमेंट वगैरह होती है। और लीवर भी लातादाद फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को क्या बहुत सारा एनर्जी रिक्वायर होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, ब्रेन, मसल और लीवर जो हैं, ये अल्पर सिंड्रोम में क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, तो ये हो गया इसका सिंपल सा डिफिनीशन। अब इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं इसका काज कि ये किस चीज़ से काज होती है। तो जिस तरह हमने पढ़ लिया कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो म्यूटेशन इन POL-G जीन, एक जीन होता है जिसको कहा जाता है POL-G जीन, और ये क्रोमोसोम नंबर 15 पे मौजूद होता है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 15। जब इस POL-G जीन में म्यूटेशन, तब्दीली आ जाए, इसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ख़राब हो जाए, बिगड़ जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तब ये सिंड्रोम काज हो जाती है। तो ये हो गया इसका काज। अब नेक्स्ट वन देखते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी कि ये डिजीज़ काज कैसे होती हैं, इसका फंक्शन कैसे होता है हमारे बॉडी के अंदर, और ये टिश्यू जो है, ब्रेन, मसल एंड लीवर जो है, ये डैमेज हो जाते हैं, इनके सेल डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने चंद छोटे छोटे डायग्राम बना दिए हैं, इनके ज़रिए मैं आप लोगों को इसका पैथोफिजियोलॉजी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक जर्नलाइज सेल लिया हुआ है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है, एक सेल है, और ये सेल मैंने कहाँ से उठा दिया है, ये सेल मैंने ब्रेन से या तो उठा दिया है, या ये मसल सेल है, या ये लीवर सेल है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से एक जर्नलाइज सेल उठा दिया है। अब सेल के अंदर क्या मौजूद होता है, सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम। और यहाँ से क्या कर दिया हमने, ये ब्लैक डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से हमने एक क्रोमोसोम उठा दिया और हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 15 है। तो क्रोमोसोम नंबर 15 पे यहाँ पे एक जीन मौजूद होता है जो हमने ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये जीन मैंने यहाँ से उठा दिया, और ये कौन सा जीन है, ये है POL-G जीन। ये क्या है, POL-G जीन है। अब ये POL-G जीन जो है, नॉर्मली ये क्या करता है, ये एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। और वो प्रोडक्ट क्या होता है, वो प्रोडक्ट असल में एक एंजाइम होता है, और इस एंजाइम का नाम क्या होता है, जो हमने एक बेबी लाइक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर दिया है, इस एंजाइम का नाम होता है DNA पॉलीमरेज गैमा एंजाइम। ये इसका नाम होता है DNA पॉलीमरेज गैमा एंजाइम। अब जो सेल के अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है, तो फिर इस एंजाइम को भेज दिया जाता है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा, इसके अंदर एक सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल अपना मौजूद होता है। ये क्या है, ये है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। इसको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है mtDNA, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। और इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइम क्या करता है, एक तो इस DNA का रिप्लिकेशन करवाता है, इस DNA से बहुत सारे और माइटोकॉन्ड्रियल DNA बना लेता है।
रिप्लिकेशन इसका काम होता है, रिप्लिकेशन। ये एंजाइम क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एक तो रिप्लिकेशन करता है। इसके अलावा अगर इस डीएनए में कोई गड़बड़ आ चुका है तो इसको रिपेयर करने का काम भी ये करता है। रिपेयर, दोबारा मुरम्मत करने का काम भी ये डीएनए पॉलीमरेज गामा एंजाइम कर लेता है। अच्छा, और इस डीएनए के ज़रिए ये सेल क्या कर सॉरी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इस डीएनए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की हेल्प से क्या करता है, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अच्छा, ये हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब अल्पर्स सिंड्रोम में यहाँ पर क्या कहानी होता है, अल्पर्स सिंड्रोम में ये होता है कि ये POLG जीन जो होता है ये म्यूटेंट होता है, ये इसमें म्यूटेशन होता है, ये डिफेक्टिव होता है। तो जब ये डिफेक्टिव होगा तो ये प्रोड्यूस नहीं होगा, डीएनए पॉलीमरेज गामा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा। जब ये प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो अपना डीएनए मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसका रिप्लिकेशन और रिपेयर कोई नहीं करेगा। तो फिर जब इसका रिपेयर नहीं होगा और या इसका रिप्लिकेशन नहीं होगा तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डिसफंक्शन हो जाती है, डिसफंक्शनल हो जाती हैं और ये एटीपी का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। जब एटीपी का प्रोडक्शन रुक जाता है तो ब्रेन और मसल सेल और इसके अलावा लीवर के जो सेल्स हैं उनको तो एनर्जी रिक्वायर होती है। तो जब एनर्जी नहीं होगी तो ये स्ट्रक्चर सही तौर पे काम नहीं कर पाएंगे। जब काम नहीं कर पाएंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने लगते हैं। तो ये होता है इसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी, जो उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब जब ये सारा कहानी हो जाता है, मतलब अल्पर सिंड्रोम काज हो जाती है, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, अलामात क्या होंगे। तो इसमें मेनली कितने एरिया डैमेज हो जाते हैं, 3, ब्रेन, मसल एंड लीवर। आप लोगों के बुक में दिया गया है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जस्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लेकिन ये जस्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। इसमें सिर्फ न्यूरॉन डैमेज नहीं हो जाते, मसल सेल भी डैमेज हो जाते हैं और इसके अलावा लीवर सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, अब पढ़ते हैं इनके अलामात। तो पहले हम वो अलामात पढ़ेंगे जो कि जिनका ताल्लुक ब्रेन से है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। अब न्यूरोलॉजिकल अलामात कौन कौन से होंगे, तो इस पेशेंट को क्या होगा, सीजर होंगे। सीजर कहा जाता है झटके। इसके अलावा कोग्निटिव डिक्लाइन होगा। कोग्निटिव वर्ड जो है ये बहुत सारे कंडीशन के लिए कोलेक्टिवली एक टर्म है जो कि यूज़ किया जाता है। और वो कंडीशन कौन से हैं, कोग्निटिव डिक्लाइन मींस आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी का कम होना, इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम होना, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कम होना, और इसके अलावा थिंकिंग वगैरह एबिलिटी कम होना। तो कोग्निटिव डिक्लाइन भी आता है, मतलब ये सारे सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है, डिमेंशिया। इस पेशेंट को डिमेंशिया विकास हो जाती है, मतलब मेमोरी लॉस भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। इस पेशेंट के रवैये में भी फ़र्क आता है, मतलब ये सोसाइटी से अपने आप को दूर कर लेता है, इसमें मोटिवेशन नहीं होता, स्कूल में ये इसका कंसंट्रेशन वगैरह बिगड़ा हुआ होता है। तो ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। इसके अलावा साइकोसिस का भी बाज़ औक़ात ख़तरा होता है। साइकोसिस कहा जाता है रियलिटी से राबिता ख़त्म होना। तो ये चंद अलामात होते हैं जो कि जिनको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है हेपेटिक सिम्टम। क्योंकि इसमें लीवर भी डैमेज हो जाता है तो इसके कुछ लीवर के अलामात भी दिखाई देते हैं। इसमें फर्स्ट वन है ALT इंक्रीज़। ALT इंक्रीज़ ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीजमेंट को। ALT क्या होता है, एक एंजाइम होता है, लीवर एंजाइम, और ये जब लीवर डैमेज हो जाती है, लीवर के सेल डैमेज हो जाते हैं तो तब ये इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। तो ALT किसका एब्रीवेशन है, ALT एक एंजाइम है असल में, एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ये इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा एक दूसरा एंजाइम है जिसको कहा जाता है AST, ये है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज इसका भी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा बिलिरुबिन जो है ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा लीवर सिरोसिस भी हो जाता है। सिरोसिस भी क्या होता है, लीवर के सेलों का इन्फ्लामेशन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो डिजेनरेट होने लगते हैं, और साथ में फाइब्रोसिस भी हो जाता है उसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट वन लीवर सिम्टम क्या होगा, लीवर फेल्योर भी हो जाती है। इसके बाज़ औक़ात इसकी वजह से लीवर भी फेल हो जाती है। मस्कुलर सिम्टम, मसल भी डैमेज हो जाते हैं तो इसके अलामात क्या होंगे, एटेक्सिया होगा, शेकी मूवमेंट होगा। इस पेशेंट का एटेक्सिया मींस लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मसल में कोऑर्डिनेशन जो है वो
उससे ये पेशेंट महरूम होगा। तो जब ये चलेगा तो इसका बॉडी इधर उधर हिलेगा, इसे कहा जाता है एटेक्सिया। इसके अलावा डिस्टोनिया होगा। डिस्टोनिया मीन्स इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन। इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन को डिस्टोनिया कहा जाता है। इसके अलावा ट्रीमर्स होंगे। ट्रीमर्स कहा जाता है ऐसे कपकपाहट को, तरतराहट को, तो ये भी होंगे। इसके अलावा अदर सिम्टम्स भी होते हैं। विजुअल एम्पियरमेंट, नज़र भी ख़राब हो जाती है। नज़र में क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व जो होता है उसका एट्रोपी हो जाती है, वो साइज़ में डिक्रीज़ हो जाता है, उसकी श्रिंकेज हो जाती है, तो फिर विजन का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है, ये पेशेंट ग्रोथ नहीं कर पाता। अच्छा, तो ये हो गए इनके चंद अलामात। अब इसके बाद आते हैं और डायग्नोज देखते हैं कि ये डिजीज़ जो है इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस एक तो इसका जेनेटिक टेस्ट के ज़रिए किया जाता है। जेनेटिक टेस्ट में इस POLG जीन जो है इसको डिटेक्ट किया जाता है कि ये म्यूटेंट है कि नहीं है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स को देखा जाता है, मतलब अलामात को देख के भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अल्पर सिंड्रोम है कि नहीं है। इसके अलावा MRI किया जाता है और ब्रेन का एक एक्सरे किया जाता है जिसको MRI कहा जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, इसके ज़रिए भी पता लगाया जाता है कि ये डिजीज़ अल्पर सिंड्रोम है कि नहीं है। इसके अलावा लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी में क्या होता है कि लीवर से एक छोटा सा टुकड़ा उठा दिया जाता है और इसको स्टडी किया जाता है। तो लीवर बायोप्सी के ज़रिए भी इसका पता लगाया जा सकता है। अच्छा, तो ये हो गए डायग्नोस्टिक मेजर। अब इसके बाद पढ़ते हैं ट्रीटमेंट, इसका इलाज। तो मेन पॉइंट इसका ये है कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अभी तक इसका कोई ख़ास इलाज मौजूद नहीं है। इससे क्या होती हैं, इससे अक्सर डेथ काज होती हैं और इसका कोई ख़ास इलाज नहीं होता। नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अलामात को देख के ही इसका इलाज किया जाता है और इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। अच्छा, तो ये था अल्पर सिंड्रोम। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वायरॉइड पढ़ेंगे।